हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज भट्ट और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोज में। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने श्रृंखला शुरू करी थी उत्तराखंड के इंडिविजुअल टॉपिक की, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं इस रीच को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की तीसरी जनजाति, कौन सी? जौनसारी। कौन सी? जौनसारी। इससे पहले हमने पढ़ा थारू के दो पार्ट आए, फिर हमने पढ़ा बॉक्सा। आज हम पढ़ेंगे कौन सी? जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति। देखिए, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे पहले कौन सी है? थारू। थारू के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर गढ़वाल के क्षेत्र की बोलूं तो गढ़वाल के क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जौनसारी। कौन सी है? जौनसारी जनजाति। ठीक है, देखिए यहां पर मेन पॉइंट क्या आता है कि भैया जौनसारी वाले क्षेत्र लोगों का, जो जौनसारी जनजाति है, इनका क्षेत्र कौन सा है, इस बात को समझिए। देखिए, देहरादून का जो एरिया है ना, देहरादून, यहां पर ये जौनसारी जनजाति आपको, जौनसारी की जनजाति वाले लोग आपको ज्यादा निवास करते हुए दिखेंगे। जो यमुना नदी घाटी है ना, देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। देखिए, ये यमुना नदी बह रही है और यमुना नदी घाटी के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? जौनसारी। कौन बोलते हैं? जौनसारी। देखिए, यमुना नदी घाटी नीचे बह रही है। यमुना नदी घाटी का जो ऊपर का क्षेत्र है इसको बोलते हैं रवाई। और अगर आप ऊपर की बात करें, ये कौन सी है? टोंस नदी, जो ऊपर से आ रही है टोंस। तो यहाँ पर क्या है? ये वाला क्षेत्र कौन सा है? बंगाण। ऊपर का बगाड़ और नीचे का रवाई। और जो नीचे का जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं जौनसार। कौन सा बोलते हैं? जौनसार। और जौनसार के इस वाले क्षेत्र में, यानी कि टिहरी वाले रीजन में, अगर आप जो टिहरी सटा हुआ है देहरादून उत्तरकाशी से, तो वहां का जो क्षेत्र है हल्का फुल्का, वो कौन सा है? जौनपुर। मिर्जापुर वाला जौनपुर नहीं है, ये कौन सा है? उत्तराखंड वाला जौनपुर। ठीक है, तो ये जौनपुर का जो क्षेत्र है ये क्या है? इस प्रकार से जौनसार फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर ना रवाई, ना बंगाल और ना जौनपुर, यहां के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला। 1967 में, 1967 में जिन लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया वो इस रीजन में रहते हैं। कौन से रीजन में? जौनसार के रीजन में रहते हैं। उन्हीं को एसटी का, यानी कि अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया। तो ये क्या था इनका? इस प्रकार से क्या है? क्षेत्र। और जौनसार के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि जौनसार के अंदर मेनली कौन कौन से एरिया आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र कालसी, चक्राता और ट्यूनी, ये वाला क्षेत्र कहां आता है? जौनसार के अंदर आपको ज्यादा आता है, ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहीं पर जो लोग निवास करते हैं उनको क्या? अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर मैं आपको बोलूं कि वर्तमान में जौनसार के अंदर कितने गांव है, कितने पट्टी, कितने राजस्व गांव आते हैं, तो जौनसार के अंदर वर्तमान में अगर 39 पट्टी, अभी आपको यहाँ पर 39 पट्टी और 358 राजस्व गांव उसको बोलते हैं जिनको सरकार ने मान्यता देती है कि यहाँ पर क्या होती है? जमीन पक्की होती है पूरा। ठीक है, अगर मैं आपको मेनली एक गांव बताऊं तो आप खटीमा वाला रीजन जो है, या आप लाल कुआं, नैनीताल का लाल कुआं जो बिंदु खत्ता वाला रीजन है ना, वो पूरा क्या है? राजस्व गांव नहीं है। सरकार जब चाहेगी तब वहां के लोगों को उठा के फेंक सकती है, क्योंकि वो राजस्व गांव की मान्यता उसको नहीं मिली है, वो होता है राजस्व गांव। ठीक है, देखिए 358 राजस्व गांव और 39 पट्टियां जो है वो किसके अंदर आती है? जौनसार बाबर के क्षेत्र के अंदर। भर नहीं होता, बाबर, जौनसार बाबर के क्षेत्र के अंदर ये गांव, ये 358 गांव और 39 पट्टियां आती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि किस प्रकार ये लोग कहां पर निवास करते हैं, कितना इनके अंदर एरिया आता है। अब समझते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। इनकी उत्पत्ति, किसी भी चीज को समझना है तो पहले उत्पत्ति समझिए। देखिए, उत्पत्ति के अंदर यहाँ पर दो चीजें मेनली है। भाषा वैज्ञानिक जो होता है ना, मानव वैज्ञानिक, मैंने आपको बताया था कि मानव भाषा वैज्ञानिक, मानव के ऊपर क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वो 6 इंसान को 6 प्रजातियों में बांटते हैं। तो इसी प्रकार से थारू जनजाति को उन्होंने मंगोल कहा, बोक्साओं को उन्होंने मंगोल कहा। इनको भी वो लोग कहीं ना कहीं मंगोल कहते हैं, पर उनका कहना है कि मंगोल से ज्यादा क्या है, ये लोग खस प्रजाति के हैं। किसके हैं? खस प्रजाति के लोग हैं। कौन? जौनसारी लोग। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर, अगर पता नहीं है तो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री उत्तराखंड की, तब आपको बता दूंगा कि उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड को पहले क्या बोलते थे? खस प्रदेश। क्या बोलते थे? खस प्रदेश। इसीलिए क्या है, जौनसार के जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? खस प्रजाति का माना जाता है। लेकिन ये तो होगी भाषा वैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक की बातें। लेकिन इनकी जो पौराणिक कथाएं हैं, इनके अनुसार ये जो लोग हैं वो क्या है? अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। किसका? पांडवों का वंशज लोग मानते हैं। हो सकता है कि माने भी, क्योंकि एक कहानी ये भी है ना कि जो ये वाला रीजन है, ये वाला, यहाँ पर एक जो है नेटवाण, क्या है? नेटवाण। और नेटवाण से जो ऊपर का
क्षेत्र है, नेटवाण से जो ऊपर का जो क्षेत्र है ना, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में नेटवाण से ऊपर के क्षेत्रों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, और नेटवाण से नीचे का जो क्षेत्र है, रीजन है, उन लोगों ने पांडवों का साथ दिया था। और ये देखिए ये लोग भी कहां को है, जौनसार का क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है, नीचे वाला क्षेत्र यानी पांडवों का साथ दिया होगा। तो हो सकता है इसीलिए क्या है, ये लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्या जौनसारों की उत्पत्ति को समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि इनके यहाँ पर सामाजिक प्रथाएं क्या क्या है, किस प्रकार से इनका सामाजिक जीवन चलता है। देखिए इनकी समाज की अगर बात करें हम, तो इनके समाज में जो है ना, इनका समाज जैसे हमने देखा थारू का जो समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक। थारू का मात्र सत्तात्मक, बोक्सा का था क्या, पितृसत्तात्मक। ठीक है, इनका जो समाज है वो क्या है, पितृसत्तात्मक, यानी कि जो घर की जो डिसीजन है वो कौन लेता है, और पापा जो पिताजी है वही लेते हैं, और सबको उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इनका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक। देखिए हमारे उत्तराखंड की 5 जनजातियों में से आप सभी को पितृसत्तात्मक बोल दो, सिर्फ थारू को छोड़कर। थारू क्या है, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, देखिए इनके यहाँ पर जो है ना, संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। संयुक्त परिवार मतलब यहाँ पर बंटवारा नहीं होता, यहाँ पर बंटवारा नहीं होता। आपको बहुत लंबी चौड़ी चेन दिखेगी। एक ही परिवार में कम से कम क्या 10-10 भाई और उनके 2-2, 4-4 बच्चे, 45-45, 50-50 लोगों का परिवार यहाँ पर पाया जाता है। कहां पर, जौनसार के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है, जैसे थारू में भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी पाई जाती है। इसका एक रीजन ये हो सकता है ना, कि ये लोग चाहते ही ना हो कि भैया क्या हो। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, ये कोई खेत है, ये कोई खेत है, और अगर बाई चांस क्या है संयुक्त परिवार होगा, तो ये खेत है वो किसका होगा, सभी का होगा। लेकिन अगर 3 भाई हैं, अगर परिवार बढ़ गया, संयुक्त ना रहा, तो क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा, 1 2 3। और अगर कल के दिन में इस वाले हिस्से के 2 बेटे हो गए, तो इसका और छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है कि ये लोग अपने संपत्ति का बंटवारा ही नहीं चाहते हो, इसलिए ये लोग क्या संयुक्त परिवार की प्रथा को अपनाते होंगे। ठीक है, तो इनका जो परिवार है कैसा है, संयुक्त परिवार की प्रथा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब मेनली आते हैं कि इनके यहाँ पर समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है। समाज, तो यहाँ पर जो समाज है वो मुख्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ है। एक है खसास, दूसरा है कारीगर वर्ग, और तीसरा है हरिजन वर्ग। खसास वर्ग, कारीगर वर्ग और हरिजन वर्ग। खसास वर्ग के अंदर जो खसास वर्ग है वो सबसे उच्च वर्ग यहाँ पर माना जाता है। उच्च वर्ग बोलूं या विकसित वर्ग बोलूं, जो उच्च होगा वो विकसित भी होगा। देखिए खसास वर्ग के अंदर जो है ब्राह्मण लोग और राजपूत जो जाति के लोग हैं वो ही आते हैं खसास के अंदर। कारीगर वर्ग के अंदर कौन से लोग आते हैं, जो लोहार है, जो सोनार है, सोनार और नाथ और जोगी, जोगी लोग, जोगी जाति के लोग कहाँ आते हैं, कारीगर में। और लास्ट आता है कौन सा हमारा, हरिजन। हरिजन वर्ग में जो लोग आते हैं वो कौन से हैं, डोम, कोल्टा, कोली और मोची। और सबसे अविकसित, सबसे कम विकसित, बहुत दयनीय स्थिति अगर किसी वर्ग की है तो कौन सी है, हरिजन वर्ग की। कौन सी है, हरिजन वर्ग की। और इसमें भी अगर सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति किसी जाति की है तो कौन सी है, कोल्टा। मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों है इनकी जाति इतना दयनीय स्थिति क्यों है। ठीक है, तो ये क्या था, इनका समाज 3 वर्गों में बटा था, खसास, कारीगर और हरिजन। खसास के अंदर ब्राह्मण जाति के लोग और राजपूत, और इनके अंदर लोहार, सोनार और नाथ और जोगी। यहाँ पर आपने देखा था क्या, कौन सा, डोम हो गया, कोल्टा हो गया, ठीक है, कोली हो गया और मोची। ये क्या है, इनका जातीय है, 3 वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे इंपोर्टेंट विवाह। क्या करना है, विवाह, विवाह को पढ़ना है। देखिए विवाह की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर बहुपति विवाह, बहु विवाह नहीं है, बहुपति, यानी कि एक औरत बहुत पतियों को रख सकती है। यहां पर ये होता है रियल में। अगर आप लोग जौनसार के बहुत अपर रीजन में आगे जो पिछड़ा, जहां पर बहुत पिछड़ा है ना, वहां पर जाएंगे तो आज भी आप लोगों को बहुपति दिखेंगे, क्योंकि ये लोग अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पांडवों के जो सारे भाई थे उनकी एक पत्नी थी, इसलिए यहाँ पर भी ये लोग क्या करते हैं ना, एक पत्नी आती है और सारे भाइयों को वो लोग क्या करते हैं, आपस में उनको आपस में क्या करते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं एक ही पत्नी के साथ। तो बहुपति प्रथा कौन से जनजाति में पाई जाती है, जौनसारी जनजाति में, यानी कि एक पत्नी के बहुत ज्यादा पति यहाँ पर होते हैं। अब नौ देखिए, अब ये लोग भी क्या है ना, विकास की धारा के साथ बह रहे आ रहे हैं, यानी कि विकास की धारा के साथ 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 है, ये लोग भी मॉडर्न हो रहे हैं। अब ये प्रथा यहाँ पर नहीं पाई जाती, लेकिन पाई जाती थी।
ये आप याद रखना, ठीक है। अगर आपको पूछे कि बहुपति विवाह कौन से जनजाति पर पाया जाता है तो कौन सा है, जौनसारी जनजाति के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि यहाँ पर शादी के कितने प्रकार हैं। मुख्यतः अगर बात करें तो यहाँ पर शादी के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। पहला है कौन सा, बेबकी, दूसरा बोई देदकी और तीसरा बाज दिया। पहला बेबकी, दूसरा बोई देदकी और चौथा बाज दिया। बाज दिया, ठीक है। अगर मेरी आवाज साफ साफ ना आ रही हो तो आप लोग यहाँ पर देख ले, बेबौकी, बेबकी, बोई देदकी और बाज दिया, ये क्या है, विवाह के 3 प्रकार हैं। बेबकी विवाह क्या होता है, बोई देदकी क्या होता है और बाज की क्या होता है। सुनिए, बाज दिया क्या होता है। कल के दिन में अगर मेरी शादी नहीं, सॉरी शादी की बात पहले बाद में आएगी। देखिए, अगर कल के दिन में मेरी नौकरी नहीं लगी और मैं अपने गांव में क्या कर रहा हूँ, भेड़ बकरी पालने लग गया, भेड़ बकरी, तो क्या मेरे पापा जी खुश होंगे। ऑब्वियस सी बात है, कभी किसका बाप खुश होगा कि मेरा बेटा भेड़ बकरी पाल रहा है। मेरा बाप क्या करेगा ना, मेरे जो पिताजी वो क्या करेंगे, चुपचाप मेरी सामान्य शादी, बस 2-4 लोगों को बुला के और शादी करा देंगे। यानी कि कौन सी, साधारण शादी, साधारण विवाह जो होता है कौन सा होता है, बेबकी। कौन सा होता है, बेबकी, ठीक है। बोई देदकी क्या होता है, सुनिए। अगर कल के दिन में मैं क्या है, किसी कंपनी में, गुड़गांव में जाके किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, महीने के 25-30 हजार कमा रहा हूँ, तो मेरा पिताजी कहीं ना कहीं खुश होगा, तो वो क्या करेगा, ठीक ठाक विवाह करेगा, ठीक ठाक, कुछ लोगों को बुलाएगा, 2-4 गाड़ियां करके, बस चलो भैया ठीक है। वो कौन सा है, मध्यम वर्गीय विवाह, यानी कि बोई देदकी विवाह। लेकिन तीसरी बात, अगर कल के दिन में मैं बन गया एसआई, पटवारी या यूकेपीसीएस निकाल दिया, बिन गया डीएम, कितना खुश नहीं होगा मेरा पापा। तो मेरा पापा क्या करेगा, जब मेरी शादी होगी तो खूब धूमधाम से करेगा, धूमधाम से। और जो धूमधाम की जो शादी होती है उसी को बोलते हैं कौन सा, बाज दिया। कौन सा, बाज दिया विवाह। तो सबसे धूमधाम से विवाह कौन सा होता है, बाज दिया विवाह। तो यहाँ पर विवाह के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक और प्रकार है, उसको सुनिए, सबसे इंटरेस्टिंग वो चीज है। एक विवाह है जजोड़ा विवाह, जजोड़ा विवाह। जजोड़ा विवाह में क्या होता है, लड़का लड़की के घर बारात लेके नहीं आता, बल्कि क्या होता है, लड़की लड़के के घर बारात लेके जाती है। यानी कि लड़की होगी वो बारात लेके जाएगी लड़के के घर, उसको बोलते हैं कौन सा, जजोड़ा विवाह। तो कौन सी जनजाति पर लड़की बारात लेके लड़के के घर जाती है, जौनसारी जनजाति के अंदर, और उस विवाह को कौन सा विवाह बोलते हैं, जजोड़ा विवाह। और इसी जजोड़ा विवाह को टका का विवाह के नाम से भी जानते हैं। याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि टका का विवाह कौन से जनजाति का एक प्रकार है, तो कौन सा है, जौनसारी जनजाति के अंदर विवाह का एक प्रकार है, ठीक है। तो आई होप आपको विवाह के प्रकार भी समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं आगे का कि इनके ऊपर क्या था, इनका यहाँ पर समाज में देखिए, यहाँ पर जो है ना एक सबसे गंदी प्रथा है। अब उस गंदी प्रथा को क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी यहाँ पर रियल में बहुत ज्यादा है। अब एक पूरी स्टोरी सुनिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, बंधुआ मजदूरी की कहानी क्या है, यहाँ पर क्या है, पहले आप समझिए कि बंधुआ मजदूरी होता क्या है। देखिए, जब कोई इंसान ना, बंधुआ मजदूरी होता क्या, ठीक है, मान के चलो कोई इंसान है और मेरे से 1000 रुपए, 1 लाख रुपए उधार मांग के गया। मैंने उसको 1 लाख रुपए उधार दे दिए, और 1 लाख रुपए जो उधार दिया, मैंने बोला भाई 4 साल के लिए दे रहा हूं, और 4 साल में पर साल 10% इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन 4 साल हो गए और उस इंसान ने मेरा उधार चुकाया ही नहीं। जब मैंने उसको चुकाने के लिए बुलाया तो उसने बोला कि भाई मेरे पास है ही नहीं पैसे, तो मेरे को थप्पड़ मार ले, जिंदा मार दे, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या उसे मार के मेरा पैसा वसूल होगा? नहीं। तब मैं क्या करूंगा, उस इंसान को बोलूंगा कि भैया इधर आ, फिर अब मैं उसका क्या करूंगा, घर का सारा काम कराऊंगा, जबरदस्ती करवाऊंगा, यानी कि बांध के कराऊंगा। तो वही क्या होता है, बंधुआ मजदूरी। क्या होती है, बंधुआ मजदूरी। जौनसार के अंदर बहुत ज्यादा बंधुआ मजदूरी पाई जाती है उस टाइम में। पहले, अब तो देखिए समय के साथ खत्म हो रही है, तो ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी के भी टाइप होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मुंडित बंधुआ मजदूरी होती थी, एक होती थी मात, और तीसरा था कौन सा, संजायत बंधुआ मजदूरी। मुंडित क्या होती है समझिए, जो इंसान मेरे पास आया था किसके लिए, पैसे लेने के लिए, ठीक है। 4 साल बाद मैंने उसको बुलाया था, अब 4 साल बाद नहीं चुका पाया, वो 4 साल बाद नहीं चुका पाया। तो 4 साल बाद जब नहीं चुका पाया, अब लास्ट में आया, क्या हो गया, आया मेरे पास और बेचारा मेरे वहां बंधुआ मजदूरी करने लग गया। लेकिन क्या हुआ ना, जिस दिन चुकाने आ रहा था 3 दिन बाद बेचारा मर गया। अब क्या होगा, मेरा पैसा गया? नहीं, मेरा पैसा नहीं जाएगा। मैं क्या करूंगा, उसके घर जाऊंगा और उसका 2-3 साल का अगर कोई बेटा होगा तो
मान के उसका 2 साल का बेटा था, मैं उसको पकड़ के ले आऊंगा। 2 साल के बेटे को मैं मजदूरी नहीं कराऊंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा। जब 19-20 साल का हो जाएगा तो तब उसको बोलूंगा कि भाई सुन मेरी बात, तेरा बाप मेरा बंधुआ मजदूर था और वो मर गया था, तो छोटा बच्चा था, तेरे को मैंने 18 साल तक पाला, अब लगा ले 4 लाख तेरे बाप का, 18 साल का इंटरेस्ट जोड़ ले उसमें, तेरा पढ़ाई लिखाई, तेरा खाना पीना, खर्चा कपड़ा सब कुछ तेरे को दिया, उसको भी जोड़ दे। अब तेरा जो टोटल पैसा हो गया 60 लाख रुपए हो गया। अब तू चुका 60 लाख, और 60 लाख चुकाने के लिए उस बेचारे को जिंदगी लग जाएगी, जिंदगी लग जाएगी। और वो उसके घर में क्या करेगा, वो भी बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। और बंधुआ मजदूर क्या जाएगा, वो बन के रह जाएगा। और जब बंधुआ मजदूर बन के रहेगा तो वो अपना सर हमेशा मुंडवा के रखेगा, हमेशा सर मुंडवा के रखेगा। उसी को बोलते हैं कौन सा, मुंडित बंधुआ मजदूरी। और ये कहां पर पाई जाती थी, जौनसार के अंदर पाई जाती थी। ठीक है, तो जब कोई इंसान क्या होता है, मैंने लिखा है, जब बाप बंधुआ मजदूरी करते हुए मर जाए तो उसके बेटे को जमींदार पालता था, और बाद में क्या करता था, वो अपना सर मुंडवा के उसकी बंधुआ मजदूरी को करना स्वीकार कर देता था। पूरा कृतज्ञ हो जाता था कि भैया इसने मेरे को पाला है, अपने बाप की तरह उसको मानना शुरू कर देता था। अब सुनिए, जब उसका जो बेटा आएगा वो तो चुका नहीं पाएगा पूरा 60 लाख रुपए, क्योंकि नॉर्मली कहां चुका पाएगा वो इंसान। अगला जो बेटा आएगा वो भी बंधुआ मजदूर, अगला जो बेटा आएगा वो भी बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूर की जो प्रथा है वो पारिवारिक वंशानुगत हो जाती है, और उसी को बोलते हैं कौन सी, मात। कौन सा बोलते हैं, मात। जब मजदूरी पारिवारिक या क्या हो जाए, वंशानुगत हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, मात बंधुआ मजदूरी। इसलिए क्या है, बंधुआ मजदूरी को जौनसार के अंदर मात कहा जाता है। क्या, मात, मात प्रथा, मात प्रथा। तो कौन से जनजाति पर मात प्रथा का प्रचलन है, कौन सा, जौनसारी जनजाति के अंदर मात प्रथा का प्रचलन है। एक और बंधुआ मजदूर होता है, सुनिए, वो होता है कौन सा, संजायत। संजायत क्या होता है, संजायत लोकल आपके गांव में पाया जाता होगा। ऐसा इंसान, आपके गांव में 2-4 लोग ऐसे होंगे ना, जिनको आप नौकरी के लिए दिल्ली भेज दो, 2-4 दिन नौकरी करेंगे, मन नहीं लग रहा मेरा, फिर वापस घर आ जाएगा। कुछ भी भेज दो, उसको क्या पसंद है, गांव में किसी के घर में चूना लगा दिया, ठीक है, किसी का भैंस मर गया, उसको पकड़ के गधे में फेंक के आ जाओ, 50-60 रुपए उसको हाथ में पकड़ा दो, खुश हो जाएगा वो। ठीक है, या क्या करना है, किसी घर में लाइट खत्म खराब हो गई तो लाइट से गिरने आ जाएगा, या किसी के घर में क्या है, कहीं से अगर क्या लकड़ी आ रही है तो सार देगा 2 मिनट के लिए, ढोल देगा लकड़ी को 50 रुपए, उसी में खुश होता है। तो वो भी क्या है, मजदूरी है, तो वो भी क्या है, बंधुआ मजदूरी, इंसान वही बच जाता है। उसको बोलते हैं कौन सा, संजायत बंधुआ मजदूरी। जो बंधुआ मजदूरी से बाहर ना निकलना चाहता हो, ये खुद ही नहीं चाहते कि भैया क्या हो, उसका विकास हो, ये मजदूरी से बाहर जाते हैं। ये लोगों को दिल्ली भेज दो ना तुम, अगर तुम्हारे गांव, हमारे गांव में है कुछ लोग, दिल्ली भेज दो, कहीं भेज दो, लेकिन आते भी लास्ट में घर ही है, लास्ट में आते ही घर ही है। ठीक है, मेरे अगर मैं ये बात सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में फट एक इंसान की शक्ल आ जाती है। उसको तुम कहीं भेज दो, देहरादून, दिल्ली, 2 महीने नौकरी करने के बाद घर आके भाग के वही गाँव लकड़ी फाड़ना, ठीक है, चूना लगाना, लकड़ी पत्थर ढूंढना, या किसी का सामान पकड़ा दिया, या अगर क्या बोलते हैं कहीं पानी खराब हो तो रिंच से टाइट कर दे, 50 रुपए पकड़ा दो उसको, वही तो कौन सा है, संजायत बंधुआ मजदूरी उसको कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये बंधुआ मजदूरी जो मात प्रथा है, बंधुआ मजदूरी जौनसार के अंदर हुई कैसे, ये शुरू कैसे हुई ये बात, देखो होता क्या था ना ऐसे में। देखिए, याद करो, जब मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक टॉपिक समझाया था, जब जनजाति बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कोल्टा जनजाति जो वहां पर रहती है, कहां पर, आपके जौनसार के अंदर, वहां पर एक इंसान एक दिन 1956 में के आसपास की कहानी है, भागते हुए आया पौड़ी गढ़वाल के विधायक बलदेव सिंह आर्य के पास, और बलदेव सिंह आर्य को उसने कथा बताई, पूरी कथा बताई कि भारत आजाद तो हो गया नाम का, पर लेकिन आज भी हम लोग क्या है, मात प्रथा। बोला मात प्रथा क्या होती भाई, ये तो बता, तू आ गया वहां से भागते। बोला मात मतलब बंधुआ मजदूरी भाई। बोला अरे तुम्हारे वहां होती है। बोला हाँ। बोला भाई मैं आके चेक करता हूँ। जब वहां चेक किया ना, तो रियल में पता चला कि भाई दयनीय स्थिति है। तब क्या हुआ, 1959 में कोल्टा जांच समिति बैठाई गई, कोल्टा जांच समिति बैठाई गई। और क्योंकि कोल्टाओं की दयनीय स्थिति बहुत ज्यादा थी, सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर कोल्टा लोग ही थे, और इस कोल्टा जांच समिति का जो अध्यक्ष था कौन था, बलदेव सिंह आर्य, बलदेव सिंह आर्य। इसीलिए क्या है, इस कोल्टा जांच समिति को आर्य समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आर्य समिति। तो अगर आपसे पूछेंगे कि भैया आर्य समिति किससे संबंधित है, किससे है, बंधुआ मजदूरी के बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी से संबंधित है कौन सी, आर्य समिति। ठीक है,
कोल्टा जाट समिति को क्या बोलते हैं, आर्य समिति भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, बलदेव सिंह आर्य। ठीक है, अब सुनिए क्या क्या कहानी क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद 1959 में जब जाट समिति बैठाई गई, तब 1967 में क्या हुआ, जनजातीय क्षेत्र इनको दर्जा दिया गया था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि कोल्टा जाट समिति कब बैठाई गई, 1959 में, अध्यक्ष बलदेव सिंह आर्य। लेकिन ये सारी कहानी शुरू क्यों होती है, जौनसार के अंदर ही बंधुआ मजदूरी की शुरू हुई। यहां पर क्या था ना, कोई इंसान, देखिए यहां पर क्या था ना, पहले यहां पर पूरे गांव का एक आदमी था सयाना, कौन था, सयाना। और वो सयाना आदमी का था ना, उनका जो पद था, उनका सयाना, यानी पूरा कोई भी कांड हो गया तो सयाना, और सयाना का पद क्या था ना, कोई भी कांड हो गया तो उसका कौन देखेगा, सयाना। और सयाना का पद वंशानुगत था, एक मैं सयाना हूं तो कल के दिन में मेरा बेटा सयाना, कोई दूसरा नहीं बनेगा, वंशानुगत। और कल के दिन में वो मर गया तो उसका बेटा सयाना, यानी कि वंशानुगत, वंश के अनुसार सयाना था। और ये लोग बहुत ज्यादा अत्याचार इन लोगों पे करते थे, बहुत ज्यादा अत्याचार इन लोगों पे करता था, ठीक है। इसको बोलते थे सयानचारी शासन, सयानचारी शासन। तो 1953 में क्या हुआ, भारत सरकार ने बोला कि भैया ये सयानचारी वाली चीज कुछ नहीं चलेगा, सब समान है, सब संविधान के अकॉर्डिंग सबको क्या मिलेगी, न्याय या कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग सबको न्याय मिलेगा। तुम कहाँ के सयानचारी हैं। तो 1953 में क्या हुआ, जौनसार जनजाति के अंदर इस सयानचारी शासन को खत्म कर दिया गया। तो सयानचारी शासन कहां पर चलता था, जौनसार के अंदर। कब इसको खत्म किया गया, 1953 में इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे जौनसार जनजाति की क्या इनकी जो पंचायत की व्यवस्था है किस प्रकार से है, इनके उत्सव कौन कौन से हैं, इनके त्योहार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप जौनसार जनजाति के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। अब मैंने आपको सारे पॉइंट लिखा के मिले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।